वाह! 10,000 शब्दों में अकबर बीरबल की कहानी एक महाकाव्य की तरह होगी। यह एक विस्तृत और गहन कथा की मांग करती है, जिसमें चरित्रों का विकास, कथानक की जटिलता और विस्तृत वर्णन शामिल हो। प्रस्तुत है गरीबों का न्याय नामक यह कहानी, जो इस मांग को पूरा करने का प्रयास करती है। अकबर बीरबल की कहानी, गरीबों का न्याय। अध्याय 1, सल्तनत की शांति और एक उभरता हुआ संकट। मुगल सल्तनत के महानतम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। आगरा का किला सत्ता का केंद्र था, जहां से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत चलती थी। बादशाह अकबर केवल अपनी सैन्य विजयों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्याय और प्रजा के प्रति अपनी उदारता के लिए भी जाने जाते थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 ऐसे विद्वान और गुणी व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। और इन नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल। बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्याय की गहरी समझ ने उन्हें न केवल बादशाह का प्रिय बना दिया था, बल्कि आम जनता के दिलों में भी एक विशेष स्थान दिलाया था। उस दौर में, जब सल्तनत में अमन चैन था, आगरा से कुछ कोस दूर यमुना के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वहां के किसान दिन रात मेहनत करके अपनी जमीन से सोना उगाते थे। गांव में एकता थी, सुख दुख में सब एक दूसरे का साथ देते थे। गांव का मुखिया एक वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति हरिराम थे, जिनका हर कोई सम्मान करता था। लेकिन कहते हैं, जहां समृद्धि होती है, वहां लालच की गिद्ध दृष्टि भी पहुंच जाती है। एक दिन रामपुर गांव में एक अमीर सौदागर का आगमन हुआ, जिसका नाम था सेठ धर्मदास। धर्मदास का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह मीठी जबान और उदार दिखने वाले व्यवहार का धनी था। उसने गांव वालों से मिलना जुलना शुरू किया, उनकी छोटी मोटी मदद की और जल्द ही उनका विश्वास जीत लिया। गांव वाले उसे एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति समझने लगे। उस साल मानसून ने धोखा दे दिया। बारिश बहुत कम हुई, जिससे फसलें सूखने लगीं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उनके पास बीज और खाद के लिए जो जमा पूंजी थी, वह खत्म हो रही थी। आने वाला समय अंधकारमय दिख रहा था। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए धर्मदास ने अपनी चाल चली। उसने गांव के मुखिया हरिराम और अन्य प्रमुख किसानों की एक सभा बुलाई। भाइयों, धर्मदास ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, मैं आप सबकी परेशानी देख रहा हूं। यह मेरे लिए असहनीय है कि इतने मेहनती और ईमानदार लोग भूखे सोए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। गांव वाले आशा भरी नजरों से उसे देखने लगे। मैं आप सबको बिना किसी तत्काल ब्याज के कर्ज देने को तैयार हूं, उसने घोषणा की। आप लोग इस पैसे से बीज खरीदे, खाद खरीदे और अपने खेतों को फिर से हरा भरा करें। जब आपकी फसल अच्छी हो, तो आप मेरा मूलधन लौटा देना और मुनाफे का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बस सेवा के तौर पर मुझे दे देना। यह प्रस्ताव किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने धर्मदास को भगवान का भेजा हुआ दूत समझा। हरिराम ने अपनी अनुभवी नजरों से कुछ संदेह महसूस करते हुए पूछा, सेठ जी, आपकी यह उदारता अविश्वसनीय है। लेकिन इसकी शर्तें क्या होंगी? हमें किसी कागज पर दस्तखत करने होंगे? धर्मदास मुस्कुराया। हरिराम काका, आप तो जानते हैं कि मैं लिखाप ही में विश्वास नहीं रखता। मैं दिलों के रिश्ते में विश्वास रखता हूं। लेकिन फिर भी सल्तनत के कानून का पालन करना जरूरी है। मेरे मुनीम जी एक दस्तावेज तैयार करेंगे, जिसमें बस यह लिखा होगा कि आपने मुझसे कितनी रकम ली है। आप सब बस उस पर अपना अंगूठा लगा दीजिएगा, ताकि हिसाब में कोई गड़बड़ी न हो। गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे।
वे धर्मदास की मीठी बातों में पूरी तरह आ गए। उन्हें लगा कि यह तो बस एक मामूली सी औपचारिकता है। उन्होंने बिना सोचे समझे, भारी मन से, लेकिन उम्मीद के साथ उन दस्तावेजों पर अपने अंगूठे लगा दिए जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते थे। दस्तावेज फारसी में लिखे गए थे, एक ऐसी भाषा जिसे गांव में कोई नहीं समझता था। धर्मदास ने हर किसान को उसकी जरूरत के हिसाब से कर्ज दिया और गांव से विदा हो गया। किसानों ने नई ऊर्जा के साथ फिर से मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने कुओं से पानी खींचकर खेतों की सिंचाई की और उम्मीद की कि अगली फसल उनकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अध्याय 2, धोखे का जाल और उजड़ता हुआ गांव। अगले 6 महीने किसानों के लिए अग्निपरीक्षा की तरह थे। उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उनकी मेहनत रंग लाई और खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। लेकिन कटाई से ठीक पहले बेमौसम बारिश और ओलों की एक विनाशकारी बौछार ने सब कुछ तबाह कर दिया। जो फसलें सोने की तरह चमक रही थीं, वे अब मिट्टी में मिल चुकी थीं। किसानों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उनकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें एक ही रात में बह गईं। अब उनके सामने सिर्फ कर्ज चुकाने की चिंता नहीं थी, बल्कि अपने परिवार का पेट पालने का संकट भी था। ठीक इसी समय सेठ धर्मदास अपने लठैतों और मुनीम के साथ रामपुर गांव में आ धमका। उसका व्यवहार अब पहले जैसा विनम्र और उदार नहीं था। उसकी आंखों में क्रूरता और लालच साफ झलक रहा था। मेरी रकम कहाँ है? उसने गांव के चौपाल पर खड़े होकर गरजते हुए पूछा। हरीराम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आप तो सब जानते हैं। कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हमें बस एक फसल की और मोहलत दे दीजिए। हम आपका एक एक पैसा ब्याज समेत चुका देंगे। धर्मदास जोर से हंसा। मोहल्लत और ब्याज? अरे भोले किसानों, तुम लोगों ने दस्तावेज पर क्या लिखा है उसे पढ़ा भी है? उसने अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने एक दस्तावेज खोला और पढ़ना शुरू किया। उस दस्तावेज की शर्तें सुनकर किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दस्तावेज में लिखा था कि यदि किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनकी जमीन, जिस पर वे खेती करते हैं, सेठ धर्मदास की हो जाएगी। ब्याज की दर भी बहुत अधिक थी, जिसे चुकाना लगभग असंभव था। और सबसे भयानक शर्त यह थी कि समय पर का मतलब फसल कटाई के ठीक बाद था, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। यह एक सोचा समझा, क्रूरतापूर्ण जाल था। यह धोखा है, एक युवा किसान चिल्लाया। आपने हमें यह सब नहीं बताया था। धर्मदास के लठैतों ने आगे बढ़कर उस किसान को एक लाठी मारी। चुप रह गुस्ताख। तुमने खुद इन कागजों पर अपने अंगूठे लगाए हैं। अब यह जमीनें मेरी हैं। या तो कर्ज चुकाओ या अपनी जमीनों से दफा हो जाओ। गांव में हाहाकार मच गया। औरतें रोने लगीं, बच्चे सहम गए। जिन जमीनों को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, जो उनकी पहचान और उनके जीवन का आधार थीं, वे अब उनसे छीनी जा रही थीं। हरीराम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें बादशाह अकबर के दरबार में जाना होगा। हमने सुना है कि वह न्यायप्रिय हैं। वह हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कुछ दिनों बाद रामपुर गांव के दर्जनों किसान फटे पुराने कपड़ों में भूखे प्यासे न्याय की उम्मीद लेकर आगरा के लिए निकल पड़े। उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय एक छोटी सी आशा के। अध्याय 3, दरबार में निराशा और बीरबल का प्रवेश। आगरा पहुंचकर गांव वालों को पहली ठोकर तब लगी जब उन्हें पता चला कि बादशाह से मिलना इतना आसान नहीं है। किले के पहरेदार उन्हें अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। कई दिनों तक वे किले के बाहर पड़े रहे,
लोगों से मिन्नतें करते रहे। आखिरकार एक नेक दिल सिपाही को उन पर तरस आया और उसने उन्हें बताया कि वे अपनी अर्जी प्रांतीय काजी के सामने पेश कर सकते हैं। गांव वाले काजी की अदालत में पहुंचे। वहां पहले से ही सेठ धर्मदास अपने महंगे वकीलों के साथ मौजूद था। उसने काजी को पहले ही मोटी रिश्वत खिला रखी थी। काजी ने मामले की सुनवाई की। धर्मदास के वकील ने वे सारे दस्तावेज पेश किए जिन पर गांव वालों के अंगूठे के निशान थे। जनाब, वकील ने कहा, यह एक सीधा सादा व्यापारिक मामला है। इन लोगों ने कर्ज लिया और समय पर नहीं चुकाया। अनुबंध के अनुसार अब इनकी जमीनें मेरे मुवक्किल सेठ धर्मदास की हैं। कानून हमारे पक्ष में है। हरीराम ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूरी कहानी सुनाई। हुजूर, यह धोखा है। हमें ये शर्तें नहीं बताई गई थीं। हम अनपढ़ लोग हैं, हम फारसी नहीं पढ़ सकते। काजी ने तिरस्कार से उनकी ओर देखा। अनपढ़ होना कोई बहाना नहीं है। जब तुमने अंगूठा लगाया तो तुमने अनुबंध की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। कानून सबूतों पर चलता है, कहानियों पर नहीं। सबूत धर्मदास के पक्ष में हैं। यह अदालत फैसला सुनाती है कि रामपुर की जमीनें अब सेठ धर्मदास की संपत्ति हैं। यह फैसला सुनकर गांव वालों पर बिजली गिर गई। न्याय का आखिरी दरवाजा भी उनके लिए बंद हो गया था। वे निराश और हताश होकर अदालत से बाहर निकल आए। उनकी दुनिया लुट चुकी थी। वे आगरा की सड़कों पर भटक रहे थे। तभी उनकी नजर बादशाह अकबर के काफिले पर पड़ी, जो शहर का दौरा करके वापस किले की ओर लौट रहा था। हरीराम ने अपनी सारी बची खुची हिम्मत जुटाई। जैसे ही बादशाह का हाथी करीब आया, वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, जहांपना, न्याय! गरीबों को न्याय चाहिए। हमारे साथ धोखा हुआ है, जहांपना। सैनिकों ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उनकी नजर उस बूढ़े किसान के चेहरे पर पड़ी, जहां दर्द, निराशा और एक अजीब सी दृढ़ता का भाव था। अकबर ने अपने हाथी को रुकवाया। क्या बात है, बाबा? तुम्हें क्या कष्ट है? हरीराम ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। कैसे धर्मदास ने उन्हें धोखा दिया और कैसे काजी ने भी उनकी नहीं सुनी। अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्हें किसानों की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। उन्होंने आदेश दिया, इन सभी किसानों और सेठ धर्मदास को कल दीवान-ए-आम में पेश किया जाए। हम स्वयं इस मामले की सुनवाई करेंगे। गांव वालों की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी। उन्हें लगा कि अब उन्हें सच्चा न्याय मिलेगा। अगले दिन दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ सहमे हुए, फटेहाल किसान खड़े थे और दूसरी तरफ आत्मविश्वास से भरा सेठ धर्मदास अपने वकीलों के साथ। अकबर सिंहासन पर विराजे। उनके बगल में बीरबल शांत भाव से खड़े सब कुछ देख रहे थे। मामले की सुनवाई शुरू हुई। धर्मदास के वकील ने फिर वही दस्तावेज पेश किए। आलमपनाह, कानून साफ है। इन लोगों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर, अंगूठा किया है। अब वे इससे मुकर नहीं सकते। अकबर ने दस्तावेज देखे। वे कानूनी रूप से पूरी तरह सही लग रहे थे। उन्होंने किसानों से पूछा, क्या यह सच है कि तुम सबने इन कागजों पर अंगूठा लगाया था? हरीराम ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। लेकिन हमें नहीं पता था कि इनमें क्या लिखा है। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। एक शासक के तौर पर वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकते थे। दस्तावेज और सबूत धर्मदास के पक्ष में थे, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि ये गरीब किसान सच बोल रहे हैं। अगर कानून और सबूत सेठ के पक्ष में हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? अकबर ने भारी मन से कहा।
दरबार में सन्नाटा छा गया। किसानों के चेहरे फिर से मुरझा गए। धर्मदास के चेहरे पर विजय की मुस्कान तैर गई। तभी बीरबल आगे आए और बादशाह के सामने सिर झुकाया। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन क्या आपका यह नवरत्न इस मामले की जांच अपने तरीके से कर सकता है? मेरा मानना है कि न्याय सिर्फ लिखे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि सच्चाई की आत्मा में बसता है। मुझे बस 7 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में हमेशा की तरह एक अनोखी चमक थी, जो यह बता रही थी कि उनके दिमाग में कोई योजना चल रही है। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। इन 7 दिनों में सच को सामने लाओ। इन किसानों का भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने किसानों की ओर देखकर आश्वासन भरी मुस्कान दी और धर्मदास की ओर एक रहस्यमयी दृष्टि डाली, जिसे देखकर सेठ के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अध्याय 4 बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल जानते थे कि इस मामले को पारंपरिक तरीकों से नहीं सुलझाया जा सकता। धर्मदास चालाक था और उसने कानूनी रूप से खुद को सुरक्षित कर लिया था। सच्चाई को बाहर लाने के लिए कुछ अलग करना होगा। सबसे पहले बीरबल ने गांव वालों से अकेले में मुलाकात की। उन्होंने उनसे घटना का पूरा विवरण, छोटी से छोटी बात भी ध्यान से सुनी। उन्होंने पूछा कि दस्तावेज पर अंगूठा लगाते समय वहां कौन कौन मौजूद था, दस्तावेज किस रंग की स्याही से लिखे गए थे, और क्या उन्हें किसी भी तरह का संदेह हुआ था। हरीराम ने बताया, हुजूर, वहां सेठ, उसका मुनीम और 2 गवाह थे, जिन्हें हम नहीं जानते। दस्तावेज काली स्याही से लिखे गए थे। हमें तो बस यह लगा कि हम कर्ज की रसीद पर अंगूठा लगा रहे हैं। इसके बाद बीरबल ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया। उन्होंने बादशाह अकबर से अनुरोध किया कि वे दोनों भेष बदलकर रामपुर गांव चलें। जहांपनाह, बीरबल ने समझाया, सच्चाई अक्सर महलों में नहीं, बल्कि खेतों और झोपड़ियों में मिलती है। हमें गांव का माहौल, वहां के लोगों की असलियत और धर्मदास के अत्याचार के निशान अपनी आंखों से देखने होंगे। अकबर, जो हमेशा अपनी प्रजा की असल स्थिति जानने को उत्सुक रहते थे, तुरंत तैयार हो गए। अगली सुबह बादशाह अकबर और बीरबल 2 साधारण सौदागरों के भेष में रामपुर गांव के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने चेहरे छिपा लिए थे और साधारण कपड़े पहन रखे थे। रामपुर गांव की हालत देखकर अकबर का दिल दहल गया। जो गांव कभी अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, आज वहां मातम पसरा था। खेतों में धर्मदास के लठैत घूम रहे थे। लोग अपनी ही जमीनों पर मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर थे। उनके चेहरों पर डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। अकबर और बीरबल ने एक पेड़ के नीचे डेरा डाला और गांव वालों से बात करने की कोशिश की। शुरू में तो लोग उनसे बात करने से डर रहे थे। उन्हें लगा कि वे भी धर्मदास के आदमी हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने बच्चों को कुछ मिठाइयां दी और एक बूढ़ी महिला, मंगला, की मदद की, जो पानी का भारी घड़ा उठाने में संघर्ष कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने गांव वालों का विश्वास जीत लिया। शाम को जब सब लोग अलाव के पास बैठे थे, बीरबल ने बात छेड़ी। हम पास के शहर से आए सौदागर हैं। सुना है यह गांव बड़ा खुशहाल हुआ करता था। अब यहाँ इतनी उदासी क्यों है? मंगला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। कैसे धर्मदास ने उन्हें धोखा दिया। एक किसान ने अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा, इस एक अंगूठे ने हमारी पीढ़ियों की मेहनत छीन ली। अकबर खामोशी से सब सुन रहे थे। अपनी प्रजा का यह दर्द देखकर उनका खून खौल रहा था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अगर धर्मदास दोषी साबित हुआ
तो उसे ऐसी सजा देंगे जो इतिहास में मिसाल बन जाए। बीरबल का ध्यान किसी और चीज पर था। वह उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे थे जिसके द्वारा यह धोखा किया गया था। उन्होंने हरीराम से फिर पूछा, काका, जब आपने अंगूठा लगाया था तो क्या आपने दस्तावेज को छुआ था? क्या वह कागज मोटा था या पतला? हरीराम ने याद करते हुए कहा, कागज तो अच्छा और मोटा था, हुजूर। मुनीम ने एक कलमदान से कलम निकाली, स्याही में डुबोई और दस्तावेज पर कुछ लिखा। फिर उसने हमारे अंगूठे पर स्याही लगाकर निशान लगवा लिए। बीरबल के दिमाग में एक विचार कौंधा। स्याही? स्याही का रंग कैसा था? काला, जैसा मैंने बताया, हरीराम ने कहा। बीरबल ने एक और सवाल पूछा, क्या मुनीम ने हर किसान के लिए नया दस्तावेज तैयार किया था या एक ही बड़ी सी किताब पर सबसे अंगूठे लगवाए थे? नहीं, सबके लिए अलग अलग कागज थे, एक और किसान ने पुष्टि की। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपनी पहेली का एक सिरा मिलता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने 2 दिन और गांव में बिताए और भी कई लोगों से बात की और धर्मदास के मुनीम के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि वह मुनीम, जिसका नाम चतुर्भुज था, रसायन और जड़ी बूटियों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता था। अब बीरबल का शक यकीन में बदलने लगा था। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है मैं समझ गया हूं कि यह धोखा कैसे हुआ। अब हमें आगरा लौटकर इस जाल को तोड़ने की तैयारी करनी होगी। आगरा लौटकर बीरबल सीधे शाही रसायनशाला में गए। उन्होंने वहां के हकीमों के साथ घंटों बिताए, कुछ विशेष प्रकार की स्याही और रसायनों पर चर्चा की। फिर उन्होंने शाही मुंशी को बुलाकर कुछ निर्देश दिए। 7वें दिन की सुबह, जब दरबार फिर से सजने वाला था, बीरबल पूरी तरह तैयार थे। उनके हाथ में सत्य का वह शस्त्र था जो धर्मदास के झूठ के किले को ध्वस्त करने वाला था। अध्याय 5, दीवाने खास का महान्याय। 7वां दिन आ गया। इस बार सुनवाई दीवाने-आम की जगह दीवाने खास में रखी गई, जहां केवल चुनिंदा लोग ही मौजूद थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता और तनाव था। किसान एक कोने में सहमे हुए खड़े थे, जबकि धर्मदास और उसका मुनीम चतुर्भुज आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि 7 दिनों में बीरबल को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला होगा। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजे। उनकी आंखों में एक सर्द चमक थी जो बता रही थी कि आज न्याय होकर रहेगा। बीरबल, अकबर ने गरजदार आवाज में कहा, तुम्हारे 7 दिन पूरे हुए। क्या तुम सच को सामने ला पाए? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जी जहांपना, सच हमेशा मौजूद रहता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीरबल ने धर्मदास की ओर रुख किया। इस सेठ धर्मदास, क्या आप एक बार फिर पूरे दरबार के सामने यह स्वीकार करते हैं कि इन किसानों ने आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुबंध पर ही अपने अंगूठे लगाए थे? धर्मदास ने अकड़कर कहा, बिल्कुल। यह 100% सच है। मेरे पास इसके गवाह भी हैं और यह दस्तावेज भी। बहुत खूब, बीरबल मुस्कुराए। तो आप इन दस्तावेजों को अच्छी तरह पहचानते होंगे? मैं अपने हर दस्तावेज को पहचानता हूं, धर्मदास ने कहा। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही 2 बड़ी बड़ी थालियां लेकर आया जो मखमल के कपड़े से ढकी हुई थीं। बीरबल ने कहा, सेठ जी, एक थाली में वे मूल दस्तावेज हैं जो आपने दरबार में पेश किए थे। दूसरी थाली में मैंने शाही मुंशी से हूबहू वैसे ही दस्तावेज तैयार करवाए हैं, जिन पर इन्हीं किसानों के अंगूठे के निशान फिर से लिए गए हैं। आपको बस इतना करना है कि आप अपने असली दस्तावेजों को पहचानकर अलग कर दें। धर्मदास के लिए यह बच्चों का खेल था। उसने घमंड से एक थाली की ओर इशारा करते हुए कहा,
यह वाले मेरे दस्तावेज हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं? बीरबल ने पूछा। पूरी तरह, धर्मदास ने जवाब दिया। ठीक है, बीरबल ने कहा। अब न्याय का असली खेल शुरू होता है। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे दोनों थालियों में रखे दस्तावेजों को एक एक करके आग की अंगीठियों के ऊपर से धीरे धीरे गुजारें जो दरबार में पहले से रखवा दी गई थीं। सब लोग हैरान थे कि बीरबल यह क्या कर रहे हैं। धर्मदास भी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। जैसे ही पहली थाली के दस्तावेज, जिन्हें बीरबल ने बनवाया था, आग के ऊपर से गुजरे, उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे जैसे के तैसे रहे। लेकिन जैसे ही दूसरी थाली के दस्तावेज, जिन्हें धर्मदास ने अपना बताया था, आग की गर्मी के संपर्क में आए, एक अविश्वसनीय घटना घटी। उन दस्तावेजों पर काली स्याही से लिखा हुआ हर एक शब्द धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही पलों में वे कागज पूरी तरह कोरे हो गए, सिवाय उन जगहों के जहां किसानों के अंगूठे के निशान थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। धर्मदास और उसका मुनीम चतुर्भुज का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। यह क्या है, बीरबल? यह क्या जादू है? बीरबल ने शांति से समझाया, यह जादू नहीं, जहांपनाह, यह विज्ञान और धोखे का पर्दाफाश है। सेठ धर्मदास और इसके मुनीम ने एक विशेष प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया था। यह स्याही नींबू या किसी अन्य वनस्पति के रस से बनती है, जो लिखने के बाद सूखकर अदृश्य हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे गर्मी दिखाई जाती है, वह फिर से दिखने लगती है। इन्होंने इसका उल्टा किया। इन्होंने एक ऐसी रासायनिक स्याही का प्रयोग किया जो सामान्य अवस्था में तो दिखती है, लेकिन गर्मी के संपर्क में आते ही भाप बनकर उड़ जाती है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। इन्होंने गांव वालों से एक सादे कागज पर या शायद किसी झूठे, सरल अनुबंध पर अंगूठे लगवाए, जिसमें कोई हानिकारक शर्त नहीं थी। बाद में इन्होंने उस कागज को गर्म करके उस पर लिखी पुरानी लिखावट को मिटा दिया और फिर अपनी चालाकी भरी, क्रूर शर्तें उस खाली जगह पर लिख दीं, जहां पहले से किसानों के अंगूठे के निशान मौजूद थे। इन्होंने किसानों के अंगूठों का नहीं, बल्कि उनके विश्वास का सौदा किया है। यह सुनकर धर्मदास जमीन पर गिर पड़ा और बादशाह के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। उसका मुनीम चतुर्भुज भी रो रो कर सब कुछ उगलने लगा। उसने स्वीकार किया कि यह सारी योजना उसी की थी और उसने ही यह विशेष स्याही बनाई थी। सच्चाई अब सूरज की तरह साफ थी। किसानों के चेहरे पर खुशी और राहत के आंसू थे। वे बीरबल को किसी देवता की तरह देख रहे थे। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने ऐसी क्रूरता और धोखेबाजी कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सेठ धर्मदास, तुमने न केवल इन गरीबों को धोखा दिया है, बल्कि तुमने सल्तनत के कानून और इंसानियत का भी मजाक उड़ाया है। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है। इस संपत्ति का आधा हिस्सा रामपुर के किसानों में बराबर बांट दिया जाएगा और बाकी आधे से गांव में एक नया कुआं, एक पाठशाला और एक पंचायत घर बनाया जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे इस दुष्ट मुनीम को जिंदगी भर के लिए काला पानी की सजा दी जाती है, जहां तुम पत्थर तोड़कर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारोगे। उन्होंने उस भ्रष्ट काजी को भी बुलाया जिसने धर्मदास का साथ दिया था। और तुम, जिसने न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय बेचा, तुम्हें पद से बर्खास्त किया जाता है और 10 साल की कड़ी कैद की सजा दी जाती है। दरबार बादशाह सलामत की जय और बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं।
वे रोते हुए बादशाह और बीरबल के पैरों में गिर पड़े। अकबर ने हरीराम को उठाकर गले से लगा लिया। बाबा, यह तुम्हारा हक था। इस सल्तनत में हर गरीब को न्याय पाने का अधिकार है। जब तक बीरबल जैसे सलाहकार मेरे साथ हैं, कोई भी गरीबों पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद रामपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। वहां के लोग पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और बादशाह अकबर के न्याय की कहानी को अपनी लोक कथाओं का हिस्सा बना लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, और जब गरीबों के न्याय का सवाल हो तो एक बुद्धिमान मन किसी भी ताकतवर दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। यह कहानी हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गई और अकबर बीरबल की न्यायप्रियता का एक और अमर अध्याय बन गई। निश्चित रूप से प्रस्तुत है कहानी गरीबों का न्याय का अगला भाग। पिछली कहानी का सारांश: बादशाह अकबर और बीरबल ने रामपुर के किसानों को दुष्ट सौदागर धर्मदास के धोखे से बचाया था। धर्मदास ने अदृश्य स्याही का उपयोग करके किसानों से उनकी जमीनें हड़प ली थीं, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी चाल का पर्दाफाश कर दिया। धर्मदास और उसके सहयोगियों को सजा मिली और किसानों को न केवल उनकी जमीनें वापस मिली, बल्कि धर्मदास की संपत्ति से गांव में एक पाठशाला, कुआं और पंचायत घर भी बनाया गया। रामपुर में खुशहाली लौट आई। भाग 2: ज्ञान का षड्यंत्र। अध्याय 6: रामपुर की नई सुबह। न्याय मिलने के 5 वर्ष बीत चुके थे। रामपुर अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल था। बादशाह के खजाने से बने नए कुएं से खेतों में हरियाली दोगुनी हो गई थी। पंचायत घर गांव की एकता का प्रतीक बन चुका था और सबसे बढ़कर गांव की पाठशाला बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थी। यह पाठशाला केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि गांव के सुनहरे भविष्य का सपना थी। गांव के मुखिया हरीराम अब और भी वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। उनका पोता मोहन अब 15 वर्ष का एक होनहार किशोर था और उसी पाठशाला का सबसे मेधावी छात्र था। मोहन अपने दादा का बहुत सम्मान करता था, लेकिन पाठशाला में सीखी नई नई बातों ने उसके मन में कई प्रश्न भी पैदा कर दिए थे, जो अक्सर उसे गांव की पुरानी परंपराओं पर सोचने को मजबूर करते। एक दिन गांव में एक अपरिचित व्यक्ति का आगमन हुआ। वह मध्यम आयु का था। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन चेहरे पर ज्ञान का एक अद्भुत तेज था। उसने अपना परिचय आचार्य ज्ञानेश्वर के रूप में दिया। उसने बताया कि वह देश भ्रमण पर निकला एक विद्वान है, और जब उसने इस गांव की पाठशाला के बारे में सुना तो यहाँ कुछ समय रुककर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की इच्छा से चला आया। गांव वाले, जो शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझ चुके थे, एक विद्वान का इस तरह स्वयं चलकर आना अपना सौभाग्य समझ रहे थे। हरीराम ने भी आचार्य का स्वागत किया और उन्हें पाठशाला में पढ़ाने की सहर्ष अनुमति दे दी। आचार्य ज्ञानेश्वर की शिक्षण शैली अद्भुत थी। वह बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि उन्हें तर्क करना, सवाल पूछना और दुनिया को एक नई दृष्टि से देखना सिखाते थे। बच्चे, विशेषकर मोहन, उनके प्रशंसक बन गए। आचार्य ज्ञानेश्वर जल्द ही पूरे गांव के प्रिय बन गए। वह बड़ों से दर्शन और धर्म की बातें करते और युवाओं को प्रगति और विज्ञान के सपने दिखाते। किसी ने भी उनके सौम्य और परोपकारी मुखौटे के पीछे छिपी भयावह सच्चाई को नहीं पहचाना। वह आचार्य ज्ञानेश्वर कोई और नहीं, बल्कि काला पानी में सड़ रहे सेठ धर्मदास का बेटा केशवदास था। केशवदास अपने पिता की तरह लालची और क्रूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा धूर्त, धैर्यवान और शिक्षित था। उसने अपने पिता की हार से सीखा था कि बल और प्रत्यक्ष धोखे से सल्तनते मुगलिया में जीतना मुश्किल है, खासकर जब बीरबल जैसा व्यक्ति बादशाह का सलाहकार हो। उसने बदला लेने के लिए एक लंबा और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना था,
वह रामपुर की आत्मा यानी उसकी एकता और संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। उसका हथियार कोई जादुई स्याही नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान था, जिसे वह विष की तरह इस्तेमाल करने आया था। अध्याय 7 ज्ञान का विष। आचार्य ज्ञानेश्वर केशवदास ने अपना काम बड़ी ही चालाकी से शुरू किया। उसने पाठशाला में छात्रों को 2 समूहों में बांटना शुरू कर दिया, तीव्र बुद्धि और सामान्य बुद्धि। वह तीव्र बुद्धि वाले छात्रों, जिनमें मोहन भी शामिल था, को विशेष ध्यान देता, उन्हें जटिल प्रश्न हल कराता और उन्हें यह महसूस कराता कि वे बाकी गांव वालों से श्रेष्ठ हैं। वह अपनी कक्षाओं में सटली सूक्ष्मता से गांव की परंपराओं का मजाक उड़ाता। खेतों में पूजा करके फसल अच्छी नहीं होती, मोहन, वह कहता, उसके लिए वैज्ञानिक विधि से खाद और बीज का प्रयोग करना होता है। तुम्हारे दादा परदादा के तरीके अब पुराने हो चुके हैं। यह बातें मोहन जैसे युवाओं के मन में घर करने लगीं। वे अपने माता पिता और बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास मानकर काटने लगे। घरों में बहस होने लगी। जो बच्चे कल तक अपने बड़ों के अनुभव को सम्मान देते थे, वे अब उन्हें पिछड़ा हुआ समझने लगे थे। केशवदास ने अगला कदम उठाया। उसने गांव के कुछ महत्वाकांक्षी युवाओं को मिलाकर एक नवविचार समिति का गठन किया। इस समिति का घोषित उद्देश्य तो गांव का विकास करना था, लेकिन इसका असली मकसद हरिराम और अन्य बुजुर्गों के पंचायत के समानांतर एक नई शक्ति का केंद्र बनाना था। जल्द ही इसका असर दिखने लगा। गांव में पानी के बंटवारे को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ। सदियों से ऐसे विवाद पंचायत में सुलझाए जाते थे, जहां आपसी समझ और भाईचारे से फैसला होता था। लेकिन इस बार नवविचार समिति ने हस्तक्षेप किया। भावनाओं से नहीं, तर्क से फैसला होना चाहिए, केशवदास ने समिति को सलाह दी। जिसका खेत कुएं के सबसे पास है और सबसे उपजाऊ है, उसे सबसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए ताकि गांव का कुल उत्पादन बढ़े। यह आर्थिक रूप से सबसे सही है। यह तर्कसंगत फैसला सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया। जिन किसानों के खेत दूर थे, वे अन्याय महसूस करने लगे। पहली बार रामपुर के किसानों ने एक दूसरे को भाई नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा। गांव की एकता में पहली दरार पड़ चुकी थी। हरिराम यह सब देखकर बहुत चिंतित थे। उन्हें आचार्य ज्ञानेश्वर की मंशा पर संदेह होने लगा था। वह देख रहे थे कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति उनके प्यार और विश्वास का फायदा उठाकर उनके ही समाज में जहर घोल रहा है। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। आचार्य तो बस ज्ञान और प्रगति की बातें कर रहे थे। उन्हें दोषी कैसे ठहराया जा सकता था? एक शाम जब मोहन ने अपने दादा हरिराम से कहा, दादाजी, आप लोग हमेशा पुरानी बातें करते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि तरक्की के लिए हमें अपनी जमीनें किसी बड़े व्यापारी को बेचकर शहर में कोई कारोबार शुरू करना चाहिए। खेती में कोई भविष्य नहीं है। यह सुनकर हरिराम का माथा ठनका। उन्हें इन शब्दों में सेठ धर्मदास की प्रतिध्वनि सुनाई दी। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण विद्वान नहीं, बल्कि एक बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से आगरा का रुख करना होगा। उन्हें उस व्यक्ति की मदद चाहिए थी जो मुखौटों के पीछे छिपे चेहरों को पहचान सकता था। उन्हें बीरबल की जरूरत थी। अध्याय 8 दरारें और संदेह। हरिराम का आगरा जाने का निर्णय आसान नहीं था। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। नवविचार समिति के युवा, जो केशवदास के प्रभाव में थे, हरिराम को एक ऐसा बूढ़ा समझने लगे थे जो प्रगति के रास्ते में रोड़ा था। अगर वे खुलेआम कहते कि वे आचार्य की शिकायत करने जा रहे हैं, तो गांव में ही उनका विरोध हो जाता। इसलिए हरिराम ने अपने 2 सबसे पुराने और वफादार साथियों
शंकर और दीना के साथ मिलकर रात के अंधेरे में चुपचाप आगरा के लिए निकलने की योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। आगरा पहुंचकर बीरबल से मिलना इस बार भी आसान नहीं था, लेकिन हरिराम की पिछली यात्रा ने उन्हें कुछ पहचान दिला दी थी। कुछ प्रयासों के बाद उन्हें बीरबल से मिलने का समय मिल गया। बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे जब हरिराम और उनके साथी पहुंचे। हरिराम को देखकर बीरबल मुस्कुराए। हरिराम काका, आप यहाँ? रामपुर में तो सब कुशल मंगल है न? सुना है तुम्हारा गांव बहुत तरक्की कर रहा है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाहर से सब कुशल है हुजूर। खेत हरे भरे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों की हरियाली सूख रही है। हमारी एकता की फसल को घुन लग गया है। हरिराम ने बीरबल को पूरी कहानी सुनाई। कैसे आचार्य ज्ञानेश्वर आए, कैसे उन्होंने बच्चों के मन में भेद डाला, कैसे गांव को तर्क और प्रगति के नाम पर बांट दिया, और कैसे अब गांव वाले एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। बीरबल ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। यह मामला पहले वाले से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक था। पिछली बार दुश्मन सामने था, उसके हाथ में दस्तावेज थे। इस बार दुश्मन दोस्त के भेष में था और उसका हथियार अदृश्य था, विचार। काका, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने सही समय पर यहाँ आकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। यह कोई साधारण विद्वान नहीं है। यह जहर को शहद में लपेटकर पिला रहा है। यह सीधे शरीर पर नहीं, आत्मा पर हमला कर रहा है। बीरबल ने कुछ देर सोचा। हम उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर हमने उसे हाथ लगाया तो गांव वाले, खासकर युवा, हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। वे सोचेंगे कि हम ज्ञान के दुश्मन हैं। हमें उसे उसी के खेल में, उसी के मैदान में हराना होगा। बीरबल ने हरिराम से आचार्य ज्ञानेश्वर के बारे में और जानकारी मांगी। वह किन विषयों में सबसे अधिक पारंगत है? उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हरिराम ने बताया, वह दर्शन, शास्त्र, गणित, हर विषय में विद्वान है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्व उसे अपनी तर्कशक्ति और वाद विवाद की क्षमता पर है। वह किसी को भी अपनी बातों से हरा सकता है। बस बीरबल की आंखों में एक जानी पहचानी चमक लौट आई। उसका गर्व ही उसकी कब्र खोदेगा। हरिराम काका, तुम गांव वापस जाओ और पूरे गांव में यह घोषणा करवा दो कि बादशाह अकबर रामपुर की पाठशाला और उसके विद्वान आचार्य से इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने एक भव्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने का आदेश दिया है। इस प्रतियोगिता में दूर दूर से विद्वान आएंगे और आचार्य ज्ञानेश्वर के साथ शास्त्रार्थ करेंगे। विजेता को शाही खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। और हाँ, इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक के तौर पर राजधानी से एक बहुत बड़े और सम्मानित पंडित जी पधारेंगे। हरिराम बीरबल की योजना समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। वे बीरबल का आशीर्वाद लेकर रामपुर लौट गए। अध्याय 9, बीरबल की वापसी। रामपुर में शाही ज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा होते ही हलचल मच गई। केशवदास, आचार्य ज्ञानेश्वर के लिए यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। उसे लगा कि यह प्रतियोगिता जीतकर वह न केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाएगा, बल्कि पूरे सूबे में उसकी विद्वता का डंका बज जाएगा। इसके बाद गांव वालों को अपनी मुट्ठी में करना और उन्हें अपनी जमीनें बेचने के लिए राजी करना बच्चों का खेल होगा। वह अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के बाहर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया। चारों ओर उत्सव का माहौल था।
केशवदास मंच पर आत्मविश्वास से बैठा था। हरीराम और उनके साथी एक कोने में चिंतित बैठे थे। उनकी नजरें आगरा से आने वाले रास्ते पर टिकी थीं। तभी ढोलनगाड़ों की आवाज के साथ एक पालकी आई। गांव वाले सम्मान में खड़े हो गए। पालकी से एक तेजस्वी पंडित उतरे। उनका माथा भस्म से लिपटा था, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और आंखों में अद्भुत ज्ञान की ज्योति थी। यह कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए स्वयं बीरबल थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दौर में कई स्थानीय विद्वानों ने केशवदास से प्रश्न पूछे, लेकिन केशवदास ने अपनी तर्कशक्ति से सबको निरुत्तर कर दिया। गांव के युवा अपने आचार्य की जीत पर तालियां बजा रहे थे। मोहन अपने गुरु को देखकर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। अब अंतिम दौर था, मुख्य निर्णायक यानी बीरबल और केशवदास के बीच शास्त्रार्थ। बीरबल पंडित के भेष में ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, आचार्य ज्ञानेश्वर, आपकी विद्वता निःसंदेह अतुलनीय है। आपने दर्शन और शास्त्रों के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दिए। अब मैं आपसे कुछ व्यावहारिक और सांसारिक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन के काम आए। केशवदास ने घमंड से कहा, पूछिए पंडित जी, इस संसार में ऐसा कोई विषय नहीं जिसका ज्ञान ज्ञानेश्वर के पास न हो। बीरबल ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। पहला प्रश्न, बीरबल ने कहा, सूरत के हीरा बाजार में एक विशेष प्रकार के नीलम का सही मूल्य उसकी शुद्धता के आधार पर कैसे आंका जाता है? केशवदास चौंक गया। यह एक पंडित का नहीं, एक व्यापारी का सवाल था। लेकिन अपने घमंड में उसने अपने पिता से सीखी हुई जानकारी के आधार पर विस्तृत उत्तर दिया। बीरबल मुस्कुराए। अद्भुत। अब दूसरा प्रश्न, यदि काबुल से आगरा तक मसालों का काफिला लाया जाए तो उस पर लगने वाले विभिन्न चुंगी करों और डाकुओं से सुरक्षा के खर्च को जोड़कर अंतिम लाभ का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? केशवदास अब थोड़ा असहज हो गया, लेकिन अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उसने इस जटिल व्यापारिक गणना का भी सटीक उत्तर दे दिया। दरबार में बैठे व्यापारी भी उसकी समझ देखकर दंग रह गए। हरीराम और उसके साथी समझ गए थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। वे केशवदास को उसके ज्ञान के अहंकार में फंसाकर उसकी असलियत बाहर निकलवा रहे थे। अब बीरबल ने अपना अंतिम और निर्णायक बाण चलाया। आचार्य जी, आपकी व्यापारिक समझ तो किसी महासौदागर से भी बढ़कर है। आप सच में सर्वज्ञाता हैं। अब मेरा अंतिम प्रश्न ध्यान से सुनिए। आज से 5 वर्ष पूर्व इसी गांव में एक दुष्ट सौदागर धर्मदास ने अदृश्य स्याही से गरीबों की जमीनें हड़पने की कोशिश की थी। एक विद्वान और न्यायप्रिय व्यक्ति होने के नाते आप बताइए, उसकी योजना में क्या रणनीतिक भूल थी? अगर आप उसकी जगह होते तो उस धोखे को और अचूक बनाने के लिए क्या करते? यह सवाल एक तीर की तरह केशवदास के सीने में लगा। यह उसके लिए अपने पिता की मूर्खता पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक सुनहरा मौका था। अपने अहंकार के चरम पर वह अपना नियंत्रण खो बैठा। वह जोर से हंसा और बोला, भूल? अरे वह तो मूर्खता थी। स्याही और दस्तावेज तो पकड़े ही जाते हैं। असली जीत लोगों की जमीनें छीनने में नहीं, उनके मन को जीतने में है। मैं होता तो पहले उनके बच्चों को पढ़ाता, उनकी परंपराओं को खोखला साबित करता, उनमें फूट डालता, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देता। जब वे अपनी एकता ही खो देते तो जमीन तो क्या, अपनी आत्मा भी मेरे कदमों में रख देते। असली विजय तलवार से नहीं, विचार से होती है पंडित जी। एक ऐसी विजय जिसे बादशाह की अदालत भी पकड़ नहीं सकती। जैसे ही उसने यह कहा, पूरे पंडाल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उसने खुद ही अपना अपराध, अपनी पूरी योजना पूरे गांव के सामने स्वीकार कर ली थी। मोहन और नवविचार समिति के अन्य युवाओं के चेहरे सफेद पड़ गए।
उन्हें एक पल में समझ आ गया कि वे जिसे गुरु मान रहे थे वह वास्तव में एक शैतान था जो उन्हें अपनी ही जड़ें काटने के लिए तैयार कर रहा था। केशवदास को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और अपने सिर से पगड़ी और दाढ़ी मूछ हटा दी। तुम्हारी विजय पूरी होने से पहले ही समाप्त हो गई, केशवदास, धर्मदास के पुत्र। बीरबल को अपने असली रूप में देखकर केशवदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक उसी समय पंडाल के पीछे से बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ प्रकट हुए, जो पहले से ही बीरबल की योजना के अनुसार वहां छिपे हुए थे। अकबर ने गरजते हुए कहा, हमने तुम्हें और तुम्हारे पिता को उनकी करनी की सजा दी, लेकिन तुमने तो उससे भी घिनौना अपराध किया है। तुमने हमारे बच्चों के मन में विष बोने का प्रयास किया है। तुमने ज्ञान जैसे पवित्र शस्त्र का अपमान किया है। केशवदास को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह अकबर ने रामपुर के लोगों को संबोधित किया, आज तुम सबने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जो दुश्मन तुम्हारे भीतर फूट डालकर तुम्हें तोड़ता है वह सबसे खतरनाक है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी जमीनें नहीं, तुम्हारी एकता है। और सच्चा ज्ञान वह है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मोहन रोता हुआ अपने दादा हरीराम के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। हरीराम ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। गांव की टूटी हुई कड़ियां फिर से जुड़ गईं। केशवदास को उसके पिता के पास काला पानी भेज दिया गया। रामपुर की पाठशाला बंद नहीं हुई, बल्कि अब वहां एक ऐसे शिक्षक को नियुक्त किया गया जो बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ अपनी संस्कृति का सम्मान करना और एकता का महत्व भी सिखाता था। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर न केवल गरीबों को न्याय दिलाया, बल्कि उन्हें एक ऐसे अदृश्य खतरे से भी बचाया जो उनकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता था। यह कहानी भी अकबर और बीरबल के न्याय के किस्सों में एक और अमर पन्ने के रूप में जुड़ गई।